नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। जानकारी के लिए मैं आपके सभी को बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं आपकी वैकेंसीज को लेकर के, जिनमें कोई भी परमानेंट जॉब है, सारी की सारी परमानेंट जॉब है, आप उन्हें भर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपके लिए फिर से एक बैंक की यहाँ पर जॉब लाया हूँ और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं अब ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो अभी एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया है ना, मेरा भी दिल काफी दुखी हो गया। लेकिन अब मैं अपने इन बंदों बात करूंगा। इससे पहले बंदों, दो खबर सुनो, दो खबर सुनो, बड़ी प्यारी सुना रहा हूँ। राजस्थान में क्या कहना चाहिए, अनुवादकों की एक भर्ती हुई थी। सुनना, बहुत ध्यान सुनना। उस अनुवादक की भर्ती को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है। हुआ यह था कि उस भर्ती में यह कहा गया था, है ना, ट्रांसलेटर की भर्ती हुई थी ये, और उसमें ये बात घोषणा की गई थी कि 75% मार्क्स अगर आप साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में ले आते हो तो आपको सीधे नियुक्ति दे देंगे। ये लिखा हुआ था उसमें, ऐसी पीडीएफ उनकी उन्होंने निकाली, एक नियुक्ति निकाली है ना, मतलब एक वैकेंसी ऐसे निकाली ट्रांसलेटर की। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी एक दो लड़के थे जिन्होंने उतने नंबर लेकर के आए थे, 75% ले आए थे, वो जितना लिखा था, और लिखा था डायरेक्ट, देखना ध्यान से, ये नहीं बोला था कि सोचेंगे या कुछ होंगे, जैसे आजकल की आप पीडीएफ में आप देखते हो। अब तो आजकल की पीडीएफ में ये भी लिखा मिल जाता है कि मेरिट लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको नियुक्ति मिल गई है। आजकल देखते हो ना आप, काफी संभल संभल करके पीडीएफ पढ़ते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए पीडीएफ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो राजस्थान के उस ट्रांसलेटर की जो जॉब थी उसमें ये लिखा था कि उन्होंने उस और उसका संशोधन भी उपलब्ध नहीं था, कि मतलब ये भी नहीं था कि कहीं कोई नियम बनाया हो कि कंपनी ऐसा कह सकती है, या जो सरकार है, जो इंस्टीट्यूशन का जो मालिक है, या जो भी उस पीडीएफ को लॉन्च कर रहा है या नौकरी को निकाल रहा है, वो ये कह सकता हो कि नहीं भाई, कंपनी के क्या कहना चाहिए इसको, ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको रखना चाहे किसको ना रखना। ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा था, जैसे आजकल आप देखते हो, है ना, कि लिखा होता है कि आपका ये होने का, पास हो जाने का मतलब ये नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहुंचने तक का मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट नौकरी मिल गई, आपके ट्रेनिंग में होने का मतलब ये नहीं रहेगा। आजकल देखो ना, आप हर लाइन के नीचे लिख देते हैं। तो ये तब की बात है, 2010 के आसपास की बात है। तो उन लड़कों ने, जब उनको 75% मार्क्स वो ले आए तो उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, तो वो हाई कोर्ट चले गए राजस्थान के। वहां पर से उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, उन्हें नौकरी नहीं दी गई। इस बात को लेकर के फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, और आप जानते हैं आज 2010 से 2024 लग गया, 14 साल बाद एक फैसला आया है जिसमें उन लड़कों को नौकरी दे दी गई है। इंस्टीट्यूशन को गलत ठहराया गया। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति की जो भर्ती के जो पीडीएफ है, एक बार अगर प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसके नियमों में संशोधन नहीं कर सकते आप। आपको जो नियम बनाने हैं प्रक्रिया से पहले बनाइए, लेकिन अगर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भर्ती शुरू हो गई है, तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जानते हैं ये खुशी की बात तो है, लेकिन देखिए दुखद कितना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया उसका। आज पढ़ रहा था मैं न्यूज, तो मैंने देखा उसमें, आज तो मैंने वो जो आपका पर्यावरण, जो क्या कहते हैं, विश्व पर्यावरण जो एक होना वाला है, सीओपी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है, पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन, है ना, विश्व पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन 29, ये 29वां सम्मेलन अजरबैजान में होगा। और इसका जो अभी मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, सुनते जाइए, थोड़ी बात पते की भी है ये। मैंने, जब मैं वो समाचार पढ़ रहा था ना, मतलब वो जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था, क्या है ना, देखिए ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता क्या है कि ये एक देश, ये सभी मिल करके ये सब ये फैसला लेते हैं कि भैया हम कम से कम कोयला सृजन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, कोयला से बनने वाली ऊर्जा, उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे। और अब भाई कम से कम करेंगे, बात ध्यान सुनना आप जरा, आप समझते नहीं हो। क्या होता है, देखिए ऊर्जा को अगर कम इस्तेमाल करना है तो कोयले से बनने वाली ऊर्जा को कम इस्तेमाल करना है, लेकिन ऊर्जा की डिमांड कम नहीं हो गई है। अब बात है कि इसकी भरपाई कहाँ से होगी, तो इन्होंने कहा इसकी भरपाई हरित ऊर्जा से करिए, है ना, जैसे सोलर पैनल लगाना, ये सब तो आप देख रहे हो, रीवा में सबसे बड़ा विश्व का पैनल लगाया गया वहां पर, है ना, ऐसे संयंत्र लगाए जा रहे हैं आजकल, घर घर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, है ना, ताकि भैया आपको जो बिजली मिलती है आपको खुद ही उत्पादित करो, आपको जगह, मतलब कोयले से, ये जो खंबे से बिजली आती है कोयले से सृजित है, ऐसा है। और हाइड्रो, फिर डैम वैम, बहुत सारी चीजें तो खैर तो उसमें आ जाती हैं। समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ। इसमें एक बात लिखी हुई थी, इसमें लिखा था कि अमीर देश अब आगे नहीं आ रहे हैं। जानते हैं क्यों अमीर देश का नाम क्यों आ रहा है इसमें, अमीर देश क्या कर लेगा इसमें? देखिए होता क्या है कि आपको पैसा चाहिए, अगर आप कोयला नहीं जलाओगे तो आपको पैसा तो चाहिए ताकि आप हरित ऊर्जा बना सको। हरित ऊर्जा अब महंगी है, उसके लिए पैसा चाहिए।
तो एक आई फॉरेस्ट करके एक संगठन है जो यही क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, आई फॉरेस्ट, आप सर्च करना उसको। उसने एक रिपोर्ट जारी करी, इसमें उसने ये बताया कि इंडिया अगर मतलब इंडिया अगले 30 सालों में कोयले से बनने वाली ऊर्जा से जो है, मतलब उसको 30 साल लगेंगे कोयले की ऊर्जा से हटने में, 30 साल लगेंगे, और इसका टोटल खर्चा आएगा 84 लाख करोड़ रुपए। 84 लाख करोड़ रुपए। अब इसको हर साल अगर आप देखोगे, है ना, कि अगर हम कोयले से ऊर्जा ना बनाएं, किसी और चीज से ऊर्जा बनाएं, तो हमें चाहिए 2.25 लाख करोड़ रुपए। कहते हैं कि जितना सब्सिडी भारत को मिलती है ना, जितनी सब्सिडी मिलती है ये उसका 60% है। अब सोचिए पूरे भारत को मिलने वाली सब्सिडी का 60%, मतलब अगर 100 रुपए मिलते हैं हमें, तो उसका 60, मतलब उसका 60 रुपया जो है वो मुझे इसमें लगाना पड़ेगा, 40 रुपए बचेंगे हमारे लिए। समझ रहे हैं ना। इसके लिए चाहिए, अब हम लोग क्या है ना, विकासशील देश हैं, तो हमें चाहिए बड़े बड़े अमीर लोग आए, लेकिन अमीर लोग इस बार कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अजरबैजान में ये सम्मेलन होगा तब आप देखना, मजा आएगा, आपको समझने में मदद मिलेगी। समझिए ना। तो कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, इसके लिए हमें देखना पड़ता है। तो ये वो आंकड़े थे, तो मैं ये आंकड़े जब पढ़ रहा था तो मजा आ गया। बाकी आपने और भी खबर सुनी होंगी, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब, है ना, जो वहां पर अभी इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जीत गई है ना, वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब अब मुख्यमंत्री हैं। आप देख रहे होंगे इनके यहाँ विधानसभा लग ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं लग पा रही है? क्योंकि ये ना वापस से 370 की धारा चाहते हैं, और 35A जो आर्टिकल था इसको वापस से जीवित करना चाहते हैं। पहली बात यह कि उस आर्टिकल को आप पढ़ना, उसमें ना वो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि इनको निष्प्रभाव कर दीजिए। मोदी जी का यही था, ये आर्टिकल निष्प्रभाव। निष्प्रभाव होने का मतलब, आप जब निष्प्रभाव हो गए तो वो काम ही नहीं करेंगे, तो आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? तो आप विधानसभा लगने नहीं दे रहे हो। वहां की पूरी पीडीपी पार्टी, कोई भी जो निर्दलीय विधायक है, सब हल्ला मचा रहे हैं, कोई भी उस चीज को लगने नहीं दे रहा है। समझे दोस्तों। तो ये कुछ टॉप की खबरें थी, इस पे थी, मैंने बात कर दी आपसे, है ना। अच्छा लगता है मुझे इन पर बात करना, तो इसलिए कर दी मैंने। पढ़ रहा था न्यूज अभी थोड़ी देर पहले, आपकी ये वीडियो बनाने से पहले, आपके सामने रूबरू होने से पहले। आइए बात करते हैं आईडीबीआई, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मंगा रहे हैं, ठीक है। और किसकी भर्ती है? ये भर्ती है एग्जीक्यूटिव की। और कहां पर, किस डिपार्टमेंट में? एग्जीक्यूटिव तो बहुत जगह होते हैं, तो सेल्स एंड ऑपरेशन, तो पूरा क्या नाम हो जाता है? ईएसओ। 2025-26 की भर्ती है। एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट होगा। टोटल पोस्ट आप सुनकर के हैरान हैरान रह जाओगे, है ना। क्या आपको नीचे दिख नहीं रही है टोटल पोस्ट? ये लिखी हुई है साहब, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। टोटल 1000 पोस्ट हैं भैया। उसमें जनरल वालों की देखो आप 448 पोस्ट, एसटी की 94, एससी की 127, और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं इसमें। ओबीसी की 231 और ईडब्ल्यूएस की 100। वहीं हमारे दिव्यांग भाई बहनों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना। एक वीएच कैटेगरी, उसमें 10 पोस्ट है। हार्ड ऑफ हियरिंग 10, ऑर्थोपेडिकली 10, और ये मल्टीपल, है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी, उसके 10 होते हैं। क्लियर है कहानी, है ना। और फीस बड़ी प्यारी है, फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको ध्यान से देखेंगे। फीस अगर आप मुझसे पूछेंगे जनरल के लिए, या सभी ओबीसी के लिए, या हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए, 1050 रुपये। 1050 रुपये। और 250 रुपये है हमारे एससी के लिए, एसटी के लिए, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग भाई बहनों के लिए। ठीक है। एज ही बड़ी बढ़िया रखी हुई है, एज बड़ी सरल है भाई, एज, है ना। जो मिनिमम एज है वो रखी गई है 20 साल, और जो मैक्सिमम एज है वो रखी गई है 25 साल। तो आप समझ गए होंगे कि इस दौरान तो कोई एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, मैं पहले बता दूं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। क्या ये समझ में आया आपकी, मैंने क्या कहा आपसे, है ना। डेट आप मुझसे पूछेंगे कि भैया कब ये शुरू हुई है, तो बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो गया है आपके 7 नवंबर से, ठीक है। और इसका एंड डेट है 16 नवंबर 2024। एग्जाम की डेट भी इसमें लिख दी गई है भैया। एग्जाम याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम है ना, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो 1 दिसंबर को होने वाला है। 1 दिसंबर 2024, ठीक है ना। और एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, तो वो टेस्ट में क्या आएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। समझ गए। ये जो मैक्सिमम एज मैंने बताई है, ये याद रखना, ये हमेशा जनरल के हिसाब से होती है ना। और
अगर आप SC ST से हैं तो आप इसमें जो है 5 साल बढ़ा लीजिए, +5 कर लीजिए। अगर आप OBC से आते हैं तो फिर आप इसमें +3 कर लीजिए। क्लियर है कहानी? तो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना तो ओके हो गया होगा आपके लिए, है ना, सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए। और अब इसमें जो खास जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कट ऑफ डेट ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दी है ना, पूरी डेटा आपने पहले ही समझ ली है इस बात को लेकर के। जो कुछ खास होगा वो हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है वैसे तो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, कि एज वगैरह तो आपने देख ही ली है, इनको छोड़ दीजिए। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, खत्म कहानी, है ना, एटसेट्रा। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहने का मतलब डिप्लोमा वाले इसको, सिर्फ अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप नहीं भर सकते, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद जो लिटरल एंट्री होती है ना किसी ग्रेजुएशन में, अगर आपका वो है तो आप इसे भर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, देखिए अब बड़ी बात है, बैंक की जॉब है तो कंप्यूटर तो चाहिए। कैंडिडेट जो है वो एक्सपेक्टेड है टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर या IT वगैरह में आपका थोड़ा सा हाथ हो, अच्छी बात रहेगी। ठीक है ना। और अगर आप ये जानना चाहें कि आपको क्या मिलने वाला है तो देखिए, पहले साल जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो 29,000 पर मंथ रहेगी, और दूसरे साल जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो 31,000 पर मंथ रहेगी, है ना, रिम्यूनरेशन जो आपका है। ठीक है। और DA वगैरह HRA वगैरह सब दिया हुआ है। अब देखिए, द अपॉइंटमेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंसेस सच एज, द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस वुड नॉट बी काउंटेड फॉर एनी सीनियोरिटी सुपर, इतना लिख दिया है। ठीक है ना, मैं इसको बताऊंगा आपको। हाउएवर अपॉइंटी वुड बी कवर्ड अंडर द, इतना छोड़ दो, कैंडिडेट विल बी पोस्टेड, कहीं पर भी पोस्ट कर देंगे आपको, ये भी इन्होंने बता दिया है। कैरियर प्रोस्पेक्टस देखो ध्यान से, द अपॉइंटमेंट ऑफ ESOs यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशन जो भी है, इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। बस बात ये दोस्तों कि ये जो जॉब है ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ठीक है ना। कई लोग तो इसी बात को लेकर के नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब हम कर सकते हैं क्या, है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाली अच्छी होती है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, जो लोग ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर लेते हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है, फिर वो कहीं पर भी जाकर के मुंह खोल सकते हैं। IDBI से ये सर्टिफिकेट बहुत मायने का रखता है, कभी भी इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है ना, सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी हल्का नहीं होता, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, ये आपको बहुत पे करते हैं बाद में, इसका ध्यान रखना। तो अब कॉन्ट्रैक्ट है सर तो कितने साल का ये बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी पीरियड ऑफ 1 ईयर। और दोस्तों मैं आपसे बहुत बार वीडियो में कह चुका हूं, एक बार और कह देता हूं, कभी भी किसी ऐसी जॉब को जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। नहीं आप चिंता मत करिए, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि ये जॉब आपको भरना है ना, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो आप बहुत सालों से कर रहे हैं, घर पे ही रह गए तैयारी के नाम पे, अगर ऐसा आपके साथ है, लेकिन अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो तैयारी के नाम पे घर पे ही रह गए, आज भी 30-30 साल के होने जा रहे हैं, जो आपका कोई अता पता नहीं है, तो भैया उठिए, है ना। अब सवाल है कि सर 30 साल तो इसमें एज ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कैटेगरी वाइज अगर आप EWS सॉरी किसमें SC ST में आते हैं तो फिर ये आपके लिए हो जाएगी। और अगर आप इसमें अंडर आ रहे हैं इस एज में, जनरल वाले 25 साल तक ही हैं तो भर सकते हैं, OBC वाले 28 साल के अगर है तो वो भर सकते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह आप अपनी स्थिति को समझते हुए काम करिए। अगर आप 25 साल के हैं तो कोई गलती मत करिएगा, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूरी होती है ना। कभी किसी अपॉर्चुनिटी को लात नहीं मारना चाहिए, कभी भी कुछ भी काम आ जाता है, इसलिए जरूर करना चाहिए। और अगर खाली बैठे हो तो कर लो तैयारी, आप यहाँ पे भी आके कर लोगे जब इनमें नौकरी में रहोगे। मेरी बात ध्यान सुनना, जो ये एक्सक्यूज देते हैं कि नौकरी में रह के हम तैयारी नहीं कर पाते, आप बिल्कुल बहुत मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हो कि आप अपने कैरियर के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल भी संभावित नहीं हो, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। जिस बंदे को कुछ उखाड़ना होता है ना, उसको कितनी मुसीबत दे दो वो कर लेता है। आपने देखा है ऑटो रिक्शा चालक के बच्चे तक IAS बन चुके हैं। ठीक है ना। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ये तो सिर्फ मैं बता सकता हूँ। और एक्सटेंशन जो है इसका ईयर टू ईयर होता रहेगा, है ना, फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर हो सकता है इसका, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, जब आप ये पूरा कर लेंगे, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक। हा, क्या सुनने में आया। तो जिन्होंने मेरी अब तक की ऊपर की बात सुनी थी, अब आगे सुनिए। आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब, इसको वो परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू करेंगे, और 2 साल के बाद करेंगे। आपका एक सिलेक्शन का खुद का प्रोसेस होगा जो बैंक खुद करेगा, है ना, बैंक खुद करेगा इसको।
आपको जो पोस्ट मिलेगी जब आप ये 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, भाई 1 साल से 2 साल से ऊपर नहीं होगा ना ये जो आप ये कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका। इसके बाद ये बोल रहे हैं ना, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल। देखो शैल मतलब हो सकता है अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन जाएं आप ग्रेड ओ में, जीरो में, इन द बैंक में, लेकिन वो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा जो कि ये चलाएंगे। समझ गया ना, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। द सेम वुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। अब फिर वही है कि आपकी भाई अगर वैकेंसी है तो ही ऐसा हो सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। और आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो ये ना ये एक तरह से किस्मत है, अगर उस समय किस्मत काम करेगी तो सब सही हो जाएगा। These norms shall be as per then prevalent banks promotion policy as amended time to time on joining banks। अब देखो, ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस, अगर आप हो जाते हैं, है ना, ऐसी घड़ी बनी, सब कुछ अच्छा हुआ और आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर चले गए, जूनियर असिस्टेंट के, तो आपको करीब करीब इतने लाख रुपए मिलेंगे सालाना, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही मिल जाएगा, है ना। ग्रेड जीरो पर आपको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बैंक में अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस पॉइंट पर, है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। देखो जरा, ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैंने कहा ना किस्मत की बात है, पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर अवेलेबिलिटी हुई तो, नहीं होगी तो क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो इसको छोड़ो, आप तो तत्काल की सोचनी चाहिए। द ब्रॉड मोडालिटीज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी डिसाइडेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वुड बी एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन। देखो सोल डिस्क्रिप्शन का मतलब है ये पूरी तरीके से बैंक के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कहा ना आजकल ये सब लिखने लगे हैं। यहाँ देखना, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ये लिख रहे हैं कि द अपॉइंटी यानी जो सिलेक्ट हुआ है किसी भी ब्रांच में या डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, बिजनेस यूनिट में बैंक की, या उसकी सब्सिडरी में, एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस में, एज पर द डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। सब कुछ होगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक के ऊपर ही है ना। मैंने कहा ना लिखने लगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, है ना, और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका। ये भैया पेपर देख लो ध्यान से, ये बैंक के पेपर हैं यार, एक जैसे ही रहते हैं, है ना। ये लॉजिकल रीजनिंग और ये डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आएगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 40 मिनट मिलेंगे, है ना। यहाँ पर हर टाइम अलॉट किया गया हर सेक्शन के लिए अलग अलग। इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो जाएगा, उसके बाद 40 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट में आपको ये करना है। फिर आपको मैथ्स मिलेगी करने के लिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और ये 35 मिनट मिल रहा है आपको। फिर वही आ जाएगा अवेयरनेस वगैरह, करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन, तो वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 25 मिनट के अंदर करने, इस तरह से 120 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर लिखा है अब मेंशन सिलेक्शन प्रोसेस इंडिकेटिव, ये भी चेंज हो सकता है सिलेक्शन का तरीका भी। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग्स वगैरह ये सब जो है ये डिसाइड होंगे बैंक के द्वारा, ये सब यही लिख रहे हैं यहाँ पर। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर। अब देखो आपको क्या है, जो कट ऑफ बनेगा इसमें क्या ना, सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब आपको ये पहले वाले सेक्शन में अलग से पास होना है, इंग्लिश में अलग से पास होना है, मैथ्स में अलग से पास होना है, और ओवरऑल भी पास होना होता है। ठीक है, 120 मिनट मिल रहे हैं। रॉन्ग आंसर के लिए भैया वही 1/4 पेनल्टी है, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे आपके, इसका आपको ध्यान रखना है ना, 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो, जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे ऑनलाइन टेस्ट को, विल फॉर्म द पूल ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, तो उनका एक जत्था बनाया जाएगा और उनको फिर फर्दर आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो जो निकाल लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा भैया, है ना। और बस खत्म है कहानी। देखो लिखा है, ऐसे एप्लीकेंट जो कि सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में, उन्हीं को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब वो कितने नंबर में आएंगे वो छोड़ दो। पर्सनल इंटरव्यू का जो है नंबर 100 मार्क्स का है वो, है ना। कैंडिडेट को कुछ स्कोर करना है इसमें, क्वालिफाइंग नेचर का है ये पूरा का पूरा। 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, और 45% नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से SC ST OBC वालों को, तब उनका इंटरव्यू क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, ध्यान रखना। अब आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन किस पर निर्भर करता है, स्कोर कैसे, जैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया उसका 3/4 मार्क्स लेंगे, और जो आपने इंटरव्यू दिया उसका 1/4 मार्क्स लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इस तरह से एवरेज बनाएंगे। अब ये एवरेज जिसका ज़्यादा होगा, जिस बच्चे की ये मार्क्स इस तरह से निकालने पे आएंगे ज़्यादा, वो मेरिट लिस्ट में बाजी मार लेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यही सब बताया गया कि आप कहाँ कहाँ के हो सकते हो, छूट वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आप सब समझ चुके हैं, यहाँ पर वो सब छोड़ दीजिए। अब जो पता है तो पता है ना भाई, इसमें अब और क्या, अब हाउ टू अप्लाई वगैरह में देखिए, ये आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। इसको आपको मालूम है बैंक के पेपर में भैया फोटो लगती है ना। देखिए फोटो जो है आप 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो वगैरह जो है आपकी, फोटो की स्पेलिंग देखो कैसी लिखी मैंने,
20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच में रहेगी। ठीक है, इतना ही आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा। ठीक, और थंब साइन आपके कितने 10 से 20 केबी के बीच में होता है। ठीक है ना, थंब भी इतने में ही होता है। ठीक है, हैंड डिक्लेरेशन शायद इसके लिए 50 से 100 केबी कहते हैं। हाँ, 50 केबी से लेकर के 100 केबी, सॉरी, हैंड रिटन के लिए ये सब होता है। खैर ये सब आप मत करो, मेरा ये मानना रहता है इसको जाके बढ़िया ऑनलाइन भर दो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये रहा, ये खुद से लिखना है, आय लिख करके अपना नाम लिखिए यहाँ पर और बाकी पूरा छाप दीजिए रिक्वायर्ड तक और इसको स्कैन करिए। ठीक है ना, ऐसे आपको सिग्नेचर स्कैन करना है, सब स्कैन करना पड़ेगा। है ना, कहाँ मिलेगा एप्लीकेशन? डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप इसे ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, फीस वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिए, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें और कुछ नहीं है ना, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या क्या लग सकता है वो तो खैर आपके पास हो गई होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं पर अब रोक देना चाहिए, क्योंकि अब इसमें और कुछ खास बचा नहीं है ना। मिलते हैं अपन किसी और में। हाँ, ये सेंटर आप देख लो, सेंटर आप देख लो। जैसे मान लो मैं ये पीडीएफ दे रहा हूँ ना, आप चिंता मत करो। जैसे मान लो ये मध्य प्रदेश से हूँ मैं, जैसे कि, है ना, तो मेरे पास सेंटर कौन कौन से हैं? भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, ये है, इतने सेंटर है बस। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में आप देख लें कौन कौन से सेंटर उपलब्ध हैं और इस हिसाब से काम करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, नौकरी लगे तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।